Hello everyone, I hope you all are fine. In this video हम पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करेंगे जो एंग्लो सेक्शन से लेके पोस्ट मॉडर्न तक होंगे। इनका एक मतलब छोटा सा ओवरव्यू लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और रिवीजन की नेसेसिटी को नज़र में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जाएगा। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं थ्रू आउट दीज इंग्लिश लिटरेचर पीरियड्स वो कवर किए जाएंगे इस वीडियो में। सो होपफुली दिस विल बी हैंडी वन फॉर यू रिवीजन के हिसाब से। कमिंग टू द वीडियो, सबसे पहले जो पीरियड आते हैं वो आते हैं डार्क एज। द डिवीजन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनटू सेगमेंट्स, तो जो मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनमें से पहले आता है द डार्क एज। उसका पता नहीं कि शुरुआत कब से हुई, मतलब इट लास्टेड टिल 450, इट इज़ कॉल्ड द डार्क एज। ठीक है, और उसके बाद आती है 450 से लेके 1066, ये वाला इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है क्योंकि ओल्ड इंग्लिश से ही शुरुआत हुई थी इंग्लिश लिटरेचर की। एंड वी ऑल्सो कॉल इट एंग्लो सेक्शंस। ठीक है, एंगल्स और सेक्शंस ज्यूट्स वाले ट्राइब थे जो आके इंग्लैंड में सेटल हुए थे, तो उनसे रिलेटेड है ये एंग्लो सेक्शंस वाला पीरियड। और इसकी शुरुआत हुई थी 450 एंड इट लास्टेड टिल 1066। 1066 में जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था तब ये पीरियड ख़त्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। ठीक है, मिडिल इंग्लिश पीरियड इट स्टार्टेड फ्राम 1066 एंड लास्टेड टिल 1500। ठीक है, डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट्स याद कर लें, ईयर्स याद कर लें। ठीक है, इसमें एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है इसको क्योंकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था इंग्लैंड में और बहुत सारी चेंजेस भी आई थी। ठीक है, जो मिडिल इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश पीरियड है इसमें बियोवुल्फ और साइनवुल्फ जो हैं फेमस वर्क्स थे और थीम्स यहाँ पे ब्रेवरी, फेट, लॉयलिटी, मतलब हीरोइक पोइट्री वगैरह लिखी जाती थी। और जो लिटरेचर था वो बहुत आमतौर पे ओरल लिटरेचर हुआ करता था। ठीक है, मूविंग अहेड, उसके बाद आता है हमारा मिडिल इंग्लिश जो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे फ्रेंच एंड लैटिन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया इंग्लैंड पे, इंग्लैंड के लोगों पे, ख़ास करके कॉमन पीपल पे। ठीक है, इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड। और मिडिल इंग्लिश पीरियड में हमारा जॉफ्री चौसर भी आ जाता है। जॉफ्री यहाँ पे लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। जॉफ्री चौसर भी मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान मतलब उसने लिखना शुरू किया। ठीक है, उसका कैंटरबरी टेल्स जो है वो बहुत फेमस वर्क है जो मिडिल इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद आता है द रेनेसां और अर्ली मॉडर्न पीरियड और द रेनेसां। इसकी शुरुआत हुई थी 1500 से 1600 तक, फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट एजेस आ जाती हैं। जो रेनेसां वाला पीरियड है मल्टीपल एजेस आ जाती हैं, ये देख लें, ये न्यू क्लासिकल से पहले तक। उसमें एलिज़ाबेथन एज आ जाती है, जैकोबियन एज आ जाती है, कैरोलिन एज आ जाती है और कॉमनवेल्थ जो प्यूरिटन एज वाला इंटररेग्नम पीरियड आ जाता है। ठीक है, और उसकी बता देता हूँ। पहले जो एलिज़ाबेथन एज आ जाती है वो 1558 से लेके 1603 तक एलिज़ाबेथन एज चलती है। एलिज़ाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ ड्रामा एंड पोइट्री कहा जाता है। उसकी थीम्स जो हैं लव, एम्बिशन, ह्यूमनिज़म और सो मेनी ड्रामाज वर रिटन इन दिस एलिज़ाबेथन पीरियड। और हमारा विलियम शेक्सपियर जो है वो भी इस एज से बिलोंग करता है, एलिज़ाबेथन एज से। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज 1603 से लेके 1625 तक आ जाती है और वो इसमें डार्कर थीम्स होती हैं, ट्रेजिडी, करप्शन पे ड्रामाज लिखे जाते हैं। और जॉन वेबस्टर जो हैं वो इसके इम्पोर्टेंट राइटर हैं जैकोबियन एज के। 1625 से लेके 1649 तक कैरोलिन एज आती है, किंग चार्ल्स से मुंसलिक होती है ये कैरोलिन एज। ठीक है,
इसमें पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होता है बहुत ज़्यादा कैरोलिन एज में, और इसमें प्यूरिटन्स होते हैं, प्यूरिटन एक पार्टी होती है, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कैरोलिन एज में। मतलब जो क्राउन होता है, क्राउन वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता जाता है इस एज के दौरान, ठीक है। और जो अपने राइटर हैं, फेमस राइटर जॉन मिल्टन, वो अपनी पैराडाइज लॉस्ट इस ही कैरोलिन एज की मतलब दौरान लिखना शुरू करते हैं, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। मूविंग अहेड, उसके बाद अपना ये कॉमनवेल्थ या ब्रिटिश इंटररेग्नम पीरियड आ जाता है, जिसमें किंग चार्ल्स की मतलब उसको मारा जाता है, उसका सर कलम किया जाता है। तो उसके बाद ओलिवर क्रोमवेल आते हैं, वो उसमें कॉमनवेल्थ पीरियड को सेटल करते हैं 1649 से। मतलब ये इससे पहले इंग्लिश ड्रामा को भी बंद किया जाता है, थिएटर्स को भी बंद किया जाता है, और क्योंकि वो मतलब जो प्यूरिटन्स थे वो मोरालिटी पे ज़्यादा फोकस करते थे, और इसलिए उन्होंने थिएटर को बंद कर दिया। और इंग्लैंड में काफ़ी साल सिविल वॉर रही थी, क्योंकि क्राउन और मोनार्की जो हैं, किंग चार्ल्स, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और जो उनके बेटे थे किंग चार्ल्स सेकंड, उनको भी एग्जाइल कर दिया गया था फ्रांस में, ठीक है। ओलिवर क्रोमवेल इज़ प्रोटेक्टर, लॉर्ड प्रोटेक्टर, मतलब वो रूल कर रहे थे इंग्लैंड पे 1649 से 1660 तक। मतलब उनका 1658 तक वो मतलब लॉर्ड प्रोटेक्टर की तौर पे रूल कर रहे थे। उसके बाद उनका बेटा आया, जो मतलब ही फेल्ड, एंड फाइनली द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड। इसलिए 1660 से 1700 तक वाले पीरियड को एज ऑफ रिस्टोरेशन कहा जाता है, बिकॉज मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। और किंग चार्ल्स सेकंड आए थे वापस, ठीक है। इट वाज द रिटर्न ऑफ मोनार्की, किंग चार्ल्स सेकंड वापस आए थे। और इसमें क्योंकि किंग चार्ल्स सेकंड फ्रांस में रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी लिटरेचर पे फोकस किया था, और ही ब्रॉट बैक थिएटर्स एंड ड्रामाज एज वेल, ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स और सोसाइटी की जो सटायर है, क्रिटिसिज्म है इन अ ह्यूमरस वे, वो भी लिखी गई ड्यूरिंग दिस रेस्टोरेशन पीरियड। और विलियम कॉन्ग्रीव जो हैं, वो रेस्टोरेशन पीरियड के इम्पोर्टेंट राइटर हैं, ठीक है। उसके बाद आती है ऑगस्टन एज, जो 1700 से 1750 तक आती है, 50 ईयर्स तक लास्ट करती है ये, 45-50 ईयर्स, ठीक है। इसको एज ऑफ एलेक्जेंडर पोप भी कहा जाता है। और द एम्फेसिस ऑफ दिस एज वाज ऑन रीज़न, ऑर्डर एंड सटायर। मतलब रीज़न और लॉजिक पे ज़्यादा फोकस था ऑगस्टन एज का, एलेक्जेंडर पोप का। और इस एज पे क्लासिकल राइटर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। जो क्लासिकल राइटर्स जो जैसे रोमन और ग्रीक लेटिन राइटर्स थे, होमर वगैरह, होरेस वगैरह, तो उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था इस एज पे। दिस इज़ वाई दिस एज फोकस्ड ऑन रीज़न, ऑर्डर एंड सटायर। और मेजर राइटर्स मैंने बताया, एलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट भी इस एज से बिलोंग करते थे, जिन्होंने गुलिवर्स ट्रैवल लिखा था, ठीक है। मूविंग अहेड, उसके बाद आती है एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से लेकर 1798 तक। इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है, और एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है, डॉक्टर जॉनसन क्योंकि इस एज से बिलोंग करते थे, इसलिए इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांजिशनल पीरियड या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है, ठीक है। ये 1745 से 1798 तक चली थी, ओके। मूविंग अहेड, उसके बाद आती है हमारा जो मेन पीरियड है, वो है रोमांटिक पीरियड। ये 1798 से 1837 तक चला था, क्योंकि इसकी शुरुआत तब हुई थी जब विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखे थे। उनकी पब्लिश हुए थे 1798 में। तो जैसे ही उन्होंने लिखे, तो मतलब दिस पब्लिशिंग ऑफ लिरिकल बैलेड्स स्टार्टेड रोमांटिक पीरियड,
ठीक है, रोमांटिक पीरियड तब शुरू हुआ था जब विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज ने मिलके लिरिकल बैलेट्स लिखे थे, एलबी लिरिकल बैलेट्स लिखे थे। ठीक है, और इस एज का दिस एज वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, तो दिस वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसका फोकस ज़्यादातर नेचर, इमोशन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे था। ठीक है, मतलब उसका थीम मेजर यही था। और उसके बाद आता है हमारा विक्टोरियन पीरियड, जो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1837 एंड लास्टेड टिल 1901। इट वाज नोन बिकॉज ऑफ क्वीन विक्टोरिया। थीम्स इसके सोशल इश्यूज़ पे थे, मोरालिटी पे थे, इंडस्ट्रियल लाइफ, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी इंग्लैंड में, तो इंडस्ट्रियल लाइफ पे भी मतलब पे इंग्लिश लिटरेचर में लिखा गया। और इस एज में, विक्टोरियन एज में, नॉवेल ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई नॉवेल की, और मेजर राइटर्स थे चार्ल्स डिकिंस और थॉमस हार्डी, जिन्होंने नॉवेल्स पे मतलब बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, मूविंग अहेड, उसके बाद आता है हमारा मूवमेंट है ये प्री रफाएलिट मूवमेंट, जो 1848 से 1860 तक चली। ये प्री रफाएलिट ब्रदरहुड भी कहा जाता है इसको। डीजी रोजेटी जो हैं वो इसके इम्पोर्टेंट प्रोपाउंडर थे। और क्या कहते हैं, इट लास्टेड टिल 1660। ठीक है, एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस, ये एक और मूवमेंट थी, एस्थेटिसिज्म। ठीक है, और ये इट स्टार्टेड फ्रॉम 1880 टिल 1901। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में दो वर्ल्ड वॉर्स आ जाती हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उस पे लिटरेचर मतलब इन दो वर्ल्ड वॉर्स का, क्योंकि सो मेनी पीपल डाइड एंड द एंटायर वर्ल्ड सफर्ड इकोनॉमिक pitfalls, and there was a lot of depression. तो it was clear that the literature was also influenced, क्योंकि वर्ल्ड वॉर से आया हुआ जो लॉस और डैमेज था वो लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होने लगा। ठीक है, इसमें थीम्स ऑफ एलिनेशन, फ्रेगमेंटेशन, डिप्रेशन वगैरह वो चीज़ें लिखी गई थी। वॉर भी एक इम्पोर्टेंट थीम बन गया मॉडर्न पीरियड में। टी.एस. इलियट और जेम्स जॉइस जो हैं वो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं मॉडर्न पीरियड के। और इसमें टी.एस. इलियट का फेमस वर्क है द वेस्ट लैंड, वो भी मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, और उसके बाद एडवर्डियन पीरियड है जो 1901 से लेके 1914 तक लास्ट करता है। उसके बाद जॉर्जियन पीरियड, इट लास्टेड फ्रॉम 1910 टिल 1936। उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसमें हाई मॉडर्निज़म जो है, मतलब पहले मॉडर्निज़म आती है, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज़म आती है। मतलब जो जो मॉडर्निज़म के फीचर्स थे उनको एस्केलेट करके हाई करके मतलब प्रेजेंट किया गया था। द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब 1948 नो, वो जो वॉर के फीचर्स वगैरह थे तो उनका काफ़ी असर इनमें भी रिफ्लेक्ट होता है पोस्ट मॉडर्न का पीरियड। मेजर राइटर्स और ऑथर्स आते हैं इन पे, जो थोड़ा बहुत मैंने बता भी दिया था। ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्शंस के पीरियड में कैडमोन आ गया, साइनवुल्फ आ गया, किंग अल्फ्रेड, वो भी ही ऑल्सो रोड सो मेनी थिंग्स। उनका बाइबल से भी रिलेट किया जाता है कि ही कंट्रीब्यूटेड टू द बाइबल उनको पब्लिश करने में। मिडिल इंग्लिश पीरियड में जॉफरी चौसर का नाम आता है, जो मैंने बता दिया कि कैंटरबरी टेल्स लिखी थी उन्होंने। जॉन गोवर का नाम, विलियम लैंगलैंड, और जिन्होंने पियर्स द प्लोमन लिखा था, जॉन वाइक्लिफ का नाम भी मिडिल इंग्लिश में आता है। और एलिजाबेथन एज में काफ़ी सारे राइटर्स, ड्रामाटिस्ट थे, पोइट्स वगैरह भी थे, तो उनका नाम भी मतलब काफ़ी बार रिपीट होता है। सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो बहुत बड़े ट्रेजेडी राइटर थे। ही रोट सो मेनी ट्रेजेडीज़ एंड प्लेज, जिनमें डॉक्टर फॉस्टर्स का नाम भी आता है। एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, यूनिवर्सिटी विट्स में
प्ले राइटर्स थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, मतलब 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है। उनके ग्रेजुएट्स थे जो ड्रामास वगैरह लिखते थे। उनमें क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, थॉमस किड, इनके नाम आते हैं, ठीक है। जैकोबियन एज के राइटर्स पे आते हैं तो उनमें फ्रांसिस बेकन आते हैं। फ्रांसिस बेकन वाज एन एसेइस्ट, उसको हम फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी कहते हैं, और ही हैज़ रिटन सो मेनी एसेज ऑन लव, ऑन हेट, ऑन लाइफ, ऑन डेथ, मतलब ऐसे काफ़ी उन्होंने ऐसे लिखे थे। एंड हिज प्रोज स्टाइल वाज इम्पेकेबल, जो मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको पसंद किया जाता था उनके प्रोज स्टाइल को, ठीक है, फ्रांसिस बेकन के। जॉन डन का नाम आता है जो कि जैकोबियन एज में, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, जॉर्ज चैपमैन, दीज आर द इम्पोर्टेंट राइटर्स फ्रॉम जैकोबियन एज, ठीक है। और मूविंग अहेड, कैरोलिन एज का नाम बताया मैंने कि इट वाज एज ऑफ सिविल वॉर। जॉन मिल्टन वॉज एन अमेजिंग राइटर जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के मल्टीपल वॉल्यूम्स लिखे थे, पैराडाइज रीगेंड के वॉल्यूम्स लिखे थे, ठीक है। वो ब्लाइंड भी हो गए थे एंड डिस्पाइट दैट ही कंटिन्यूड राइटिंग, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट बर्टन, सर थॉमस ब्राउन, ठीक है, दीज आर द पीपल राइटर्स फ्रॉम कैरोलिन एज, ठीक है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ वाला पीरियड जो मैंने बता दिया कि 1649 से 1600 तक लास्ट किया, उसमें बिकॉज जॉन मिल्टन थे, थॉमस हॉब्स, थॉमस ब्राउन, हेनरी वॉगन, अब्राहम कावली, सर विलियम डेवेनेंट एंड एंड्रयू मार्वेल, ये इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ राइटर्स थे, ठीक है। न्यू क्लासिकल पीरियड में पहले रिस्टोरेशन पीरियड आ जाता है और उसमें सर जॉर्ज एथरीज, विलियम वाइकली, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन ड्राइडन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, ही वाज अ क्रिटिक, ठीक है। तो उनका भी मतलब काफ़ी ज़्यादा काम है जॉन ड्राइडन का इन द एज ऑफ रेस्टोरेशन, और इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कह सकते हैं। और अफ्रा बैन जो पहली फ़ीमेल प्ले राइटर थी वो भी इस एज से बिलोंग करती हैं, अफ्रा बैन, ठीक है। अगस्टन पीरियड पे आ जाते हैं तो उसके राइटर थे अलेक्जेंडर पोप। अगस्टन एज को एज ऑफ अलेक्जेंडर भी कहते हैं, एज ऑफ पोप कहते हैं, ठीक है। एज ऑफ जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, डेनियल डेफो, फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नावल, हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है। उन्होंने इंग्लिश नावल पे काम किया था एंड ही रोट द फर्स्ट नावल। तो अगस्टन एज में नावल की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। सैमुअल रिचर्डसन, थॉमस टर्न, टोबियास सोमलेट, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हैं जो अगस्टन एज से रिलेट होते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, रोमांटिक पीरियड जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लैक, पी बी शेली का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। जो पी बी शेली, एस टी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ को लेग पोइट्स कहा जाता था, ठीक है। जॉन कीट्स, अमेजिंग पोइट। मतलब रोमांटिक पीरियड में पोइट्री काफ़ी ज़्यादा थी, इसमें लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, बट रोमांटिक पीरियड में पोइट्री ज़्यादा लिखी गई थी। और चार्ल्स लैम, देखें ये जो हैं सारे ये काफ़ी प्रोमिनेंट पोइट्स थे। विलियम हेजलेट, थॉमस क्विंसी, मेरी वोllstonecraft जो एक फेमिनिस्ट हैं और जेंडर स्टडीज़ में आज भी उनका नाम कोट किया जाता है। तो मेरी वोllstonecraft, ली हंट, जेन ऑस्टिन इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट नेम, मैरी शेली इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रोमांटिक पीरियड का, ठीक है। विक्टोरियन पीरियड पे आ जाते हैं तो विक्टोरियन पीरियड में नॉवेल ज़्यादा लिखा गया था। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो एक पोइट लॉरिएट भी रहे हैं, और रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन। थॉमस कार्लाइल ने उनका एक वर्क है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट उनका प्रोज स्टाइल काफ़ी अच्छा था थॉमस कार्लाइल का, ठीक है। जॉन रस्किन, एमिली ब्रॉन्टे, अच्छा ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी, एमिली ब्रॉन्टे, शार्लेट ब्रॉन्टे और एक और उनकी बहन थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। 3 सिस्टर्स थी, उन्होंने 3 डिफरेंट पेन नेम्स यूज़ किए थे जो कि मतलब में डिफरेंट थे, क्योंकि उस दौर में फ़ीमेल राइटर्स अपना एनोनिमिटी मेंटेन करती थी,
क्योंकि फ़ीमेल राइटर्स के वर्क को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया नहीं जाता था, उनके बायर्स और रीडर्स कम थे, इसलिए राइटर्स डिफरेंट पेन नेम्स यूज़ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉर्ज इलियट एक मर्द का नाम है, बट उसके पीछे एक औरत थी जो एक जॉर्ज इलियट का पेन नेम यूज़ करती थी। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस टेल ऑफ टू सिटीज़ जिन्होंने लिखा था, विलियम थैकरे, विलियम मैकपीस थैकरे जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। थॉमस हार्डी भी एक इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट थे जो विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग करते थे। ठीक है, प्री रफेलेट पीरियड में जिसमें जैसे मैंने बताया कि डांटे गैब्रियल रोजेटी, डीजी रोजेटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम जो इस प्री रफेलेट ब्रदरहुड से बिलोंग करते हैं। क्रिस्टीना रोजेटी और ये इम्पोर्टेंट नाम है विलियम मॉरिस का। हाँ, विलियम होलमैन हंट, ये पायनियर थे। ठीक है, एस्थेटिसिज्म एंड डेकेडेंस, ऑस्कर वाइल्ड। आर्ट फॉर आर्ट सेक वाली मूवमेंट थी, मतलब इस दौर से पहले ये कहा जाता था कि आर्ट शुड सर्व द पर्पस ऑफ गिविंग मोरल लेसन्स एज वेल। ठीक है, उसके बाद प्री रफेलेट पीरियड आ गया और उसके बाद जो ये एस्थेटिज्म वाली मूवमेंट आई, इसका बेसिकली ये मकसद था कि आर्ट शुड सर्व द पर्पस ऑफ आर्ट ओनली, आर्ट शुड नॉट सर्व द पर्पस ऑफ मोरालिटी और टीचिंग लाइफ लेसन्स। तो इसे कहते थे आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड ने मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, इन्होंने पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे भी लिखी थी ऑस्कर वाइल्ड ने। और आर्थर सेमंस, अर्नेस्ट डॉसन, लायनल जॉनसन, इनके नाम भी आर्ट और आर्ट सेक से रिलेट किए जाते हैं। मॉडर्न पीरियड में आते हैं तो विलियम बटलर यीट्स इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट राइटर, और टी.एस. इलियट भी आते हैं इसमें, W.H. ऑडेन, और उसके अलावा जोसेफ कॉनार्ड। ठीक है, सबके नाम याद करना ज़रूरी नहीं है। जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस, और वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, और क्या कहते हैं जी बी शॉ को तो मतलब प्राइजेस भी मिले थे काफ़ी ज़्यादा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बेकेट, हारोल्ड पिंटर, और T.S. Eliot was served as an English critic, I.A. Richards, Virginia Woolf, F.R. Lewis, विलियम एमसन, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है मॉडर्न पीरियड के। ठीक है, और एडवर्डियन पीरियड में रुडयार्ड किपलिंग का नाम आ जाता है, और जॉन ग्लासवर्दी, H.G. वेल्स, और हेनरी जेम्स। ठीक है, अब जॉर्जियन पीरियड में आते हैं तो उसके इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते नहीं हैं नाम, और ये लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। और उसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज़म में आते हैं तो थक गया मैं। पोस्ट मॉडर्न के जो इम्पोर्टेंट नाम है वो मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सिगमंड फ्रेड से रिलेटेड है। शायद उनका नाम लिखा होगा यहीं पे, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकन्स्ट्रक्शन, जैसे जेंडर डिकन्स्ट्रक्शन वाला भी आ जाता है। थर्ड वेव फेमिनिज़म, ये पोस्ट मॉडर्न वाली आप कह सकते हैं कि फेमिनिज़म से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकन्स्ट्रक्शन, साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये सारी जेंडर स्टडीज़ से भी रिलेटेड थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, anyways, hopefully this video was a helpful one for you. I tried to make things crisp and tried to summarize them in a very short time. Hopefully this was a helpful one for you. Now do me a favor and subscribe our YouTube channel so that I can at least get some motivation to continue posting videos. And good luck for your taste of lecturer English, and I'll see you in other video. Thank you and good luck.